ज्यादा दूर भागे नहीं होंगे, उस तरफ देखो तुम लोग। संजय के हाथ में गोली लगी थी। वो और अभिनव रात के अंधेरे में एक पतली सी गली में छुपे हुए थे। जा बेटा, जल्दी बाहर आ जा। अभिनव, मेरी बात सुन बेटा, तुम यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग तुझे भी मार डालेंगे। बाहर सड़क पर उनकी गाड़ी खड़ी थी और उसी गाड़ी के पास खड़ा था राणा। अभिनव, बाहर आओ बेटा, समझ गए? जिसने संजय को गोली मारी थी। नहीं पापा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। जिद मत कर अभिनव। बेटा देख, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। अब जो भी करना है तुम्हें करना है, सब कुछ तुम्हें संभालना है। और मेरी बात सुन, एक बार यहाँ से जाए उसके बाद दोबारा मुड़ के मत देखना, ठीक है? संजय ने कहा और अपनी उंगली में से एक सोने की अंगूठी निकालकर अभिनव को थमा दी। उस पर टी लिखा हुआ था। और एक बात हमेशा याद रखना, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है, समझ गया ना टाइगर? संजय ने अभिनव के माथे को चूमा। रन टाइगर, रन टाइगर रन! और अपनी बंदूक लेकर उन लोगों का सामना करने के लिए गली से बाहर निकल गए। संजय जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो राणा ने संजय पर बंदूक मार दी। टाइगर! इस कमीने का चेहरा मत भूलना! अभिनव चिल्लाया और अचानक से उसकी नींद खुल गई। पसीने में तरबतर अभिनव अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। 18 साल, पिछले 18 सालों से ये सपना इसी तरह से अभिनव को परेशान कर रहा था। अभिनव ने पहले अपनी उंगली में पहनी उस अंगूठी को देखा और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। अभिनव गुड़गांव में रहता था और डिलीवरी बॉय का काम करता था। हालांकि इस काम में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन अनाथ आश्रम से निकलने के बाद उसके पास ये करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। 18 साल की उम्र में उसने अपना खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया था। उसकी जिंदगी में बस एक ही खुशी थी, उसकी गर्लफ्रेंड वैभवी। जब भी वो वैभवी को देखता तो अपने सारे दुख भूल जाता था और आज तो वैभवी का जन्मदिन था, इसलिए अभिनव जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता था। अंकल, ये केक कितने का है? 600 गए और ये पेस्ट्री? वो 60 गए। एक दे दीजिए। असल में अभिनव और वैभवी ने यह तय किया था कि वो पैसे जोड़कर अपने लिए किराए का एक बड़ा घर लेंगे, इसलिए वो पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते थे। थैंक यू। कुछ देर के बाद जब वो वैभवी के घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा वहाँ काफी रंगीन लाइट्स जल रही थी और वहाँ से तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी। वैभवी, ये सब क्या है? ये कौन है वैभवी? देख नहीं रही है, डिलीवरी बॉय है। पर हम तो केक मंगवा चुके थे ना, फिर तूने पेस्ट्री क्यों मंगवाई? ओह, याद आया, ये तो वही डिलीवरी बॉय है ना जिसको तू डेट कर रही थी। ओह कम ऑन यार वैभवी, तेरा स्टैंडर्ड इतना गिर जाएगा मुझे नहीं पता था। बेब, हैप्पी बर्थडे बेब। अभिनव देवेन को अच्छी तरह से जानता था। वो एक बड़े बाप का लड़का था और हर वक्त वैभवी के आसपास मंडराता रहता था। देवेन को यहाँ देखते ही अभिनव का दिमाग खराब हो गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट था। उसके आगे अभिनव के हाथ में लटकी पेस्ट्री की थैली कुछ भी नहीं लग रही थी। मेरी वैभवी को छूने की तेरी हिम्मत कैसे? Stop it. दोस्तों, तुम लोगों को मेरे ऊपर डाउट था ना, मेरे स्टैंडर्ड्स पर डाउट था। अब बताती हूँ मेरे स्टैंडर्ड्स क्या हैं। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। What?
और नहीं तो क्या, बेचारी कब तक तुझ जैसे गरीब के साथ ऐसी आधी पेस्ट्री खाती रहेगी। साला तेरी हिम्मत कैसे? तेरी तो ये तुमने ठीक नहीं किया वैभवी। और अभिनव वहां से निकल गया। वो उन दोनों की शक्ल अब और नहीं देखना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। हर घूंट के साथ उसकी आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा था जिसमें देवेंद्र वैभवी के गालों को चूम रहा था। ये तुमने अच्छा नहीं किया वैभवी, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बहुत गलत किया तुमने मेरे साथ, बहुत गलत किया। अभिनव धोखे के नशे में डूबकर बेहोश हो चुका था, लेकिन उसके लिए ये रात यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी। उधर जब अभिनव सड़क पर बेहोश हो गया था, तब इधर सनी सिंह अपनी गाड़ी में बैठा बेचैन हो रहा था। सनी सिंह की बहन अनन्या उसके गले का कांटा बन गई थी। सनी अपने दादा हरदेवपाल सिंह की नजर में आने के लिए और अनन्या को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता था, और आज वो अपनी गाड़ी में अपने आदमियों के साथ निकल पड़ा था अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए। जल्दी करो, गाड़ी में डालो इसे। सुबह होने से पहले अगर हमने इसको अनन्या के कमरे में नहीं डाला तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्विक क्विक। सनी के आदमी अभिनव को उठाकर सीधा रूम नंबर 409 में घुस गए। इसके कपड़े उतारो और बेड पे लिटाओ उसको। कपड़े उतारो इसके। उन्होंने अभिनव को बहुत आहिस्ते से उस बिस्तर पर लेटा दिया। वहाँ पहले से सनी की बहन अनन्या सोई हुई थी। सुबह जब अभिनव ने करवट बदली तो उसका हाथ एक नरम हाथ से टकरा गया। अभिनव की नींद टूटी और उसने देखा कि वो एक अनजान लड़की के बगल में लेटा हुआ था। कौन हो तुम? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? अबे वो मेरे साल में। छी 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 छी। शेम ऑन यू बहना। मुझे तो तुम्हारे कैरेक्टर पर हमेशा से डाउट था। इतनी बार मैंने दादाजी को समझाया, बोला, पर हर बार बोले मेरी अनन्या ऐसा नहीं कर सकती। लो, कर दिया तुम्हारी अनन्या ने ऐसा। अब पता है दादाजी को उनकी पोती की ये जो रंग रलियां चल रही है इनका से लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया। भाई मुझे नहीं पता, भरोसा करिए। क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं जानती तक नहीं इस लड़के को, नहीं जानती भाई। मैं भी, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। इससे पहले कि अभिनव सफाई देता, अनन्या और सनी के दादा हरदेवपाल सिंह कमरे में पहुंच चुके थे। उनके पहनावे से समझ आ रहा था कि वो बहुत अमीर आदमी थे। अनन्या को इस हाल में देख उनकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दादाजी, आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। अनन्या, तुम्हें अच्छे से नियम पता थे, फिर भी तुमने सारे नियम तोड़ दिए। नहीं दादाजी, नहीं। और तू? जब अभिनव की नजर हरदेव से मिली तो उसे लगा कि वो अपनी आंखों के सामने मौत देख रहा है। तूने मेरी पोती के साथ रात गुजारी है ना। आज से हमारे परिवार के कानून के हिसाब से तू सिंह परिवार का दामाद है। हाँ? दोनों के बीच में लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है। दादाजी, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं किया ना तुम दोनों ने, तो क्या ये था? इससे पहले कि अभिनव कुछ समझे, हरदेव के आदमियों ने उसे मारना शुरू कर दिया था। अभिनव हरदेव की उम्र का लिहाज कर रहा था, इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया था। अनन्या,
इसे हॉस्पिटल भेज देना ताकि शाम को अकरम की पार्टी में आने के लिए ठीक ठाक से तैयार हो जाए। और याद रखना, मुझे शाम को अकरम की पार्टी में ये तुम्हारे साथ जरूर नजर आना चाहिए। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने? क्यों? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वहां जाकर अभिनव शाम को होने वाली पार्टी के लिए तैयार होने लगा। उससे हरदेव और उसके आदमियों का डर नहीं था। वो जानता था कि अनन्या पहले से काफी मुश्किल में थी और वो अपनी वजह से उसकी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहता था। अभिनव के पास ले देकर सिर्फ एक ब्लेजर था, वो भी उसके पापा का। वो जगह जगह से फटा और उधड़ा हुआ था, लेकिन जब अभिनव ने उसे पहना तो उसकी खूबसूरती ने ब्लेजर की सारी कमियां ढक दी। अभिनव का अंदाजा सही था, अनन्या का घर काफी बड़ा था। वो एक अमीर परिवार की लड़की थी। जितना अभिनव महीने का कमाता था, उतने की अनन्या ने सैंडल्स पहनी हुई थी। अनन्या की आंखों में दिख रहा था कि वो अभिनव से कितनी नफरत करती थी। अभिनव भी पार्टी में इतने बड़े लोगों के बीच जाने से घबरा रहा था। उसी घबराहट में उसने कब अपने पापा की अंगूठी को उंगली में गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। इस अंगूठी को उतार दो प्लीज, बहुत गंदी लगी। सॉरी, पर ये अंगूठी मेरा सब कुछ है। अकरम का घर किले जैसा था, जिसके चारों तरफ बाउंसर्स बंदूकें लिए खड़े थे। जैसे ही अनन्या और अभिनव अंदर आए तो इतने में उसकी नजर देवेन से टकरा गई। तुम यहाँ क्या कर रहा है साले? Listen, he's my husband. अनन्या, पागल हो गई हो तुम? इस सड़क छाप में ऐसा क्या देख लिया? किससे शादी कर ली? जुबान संभाल के बात कर। नहीं तो क्या कर लेगा तू? बोल रहा, क्या कर लेगा? देवेन भी तैश में आ गया। अभिनव उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था। इतने में उन दोनों का झगड़ा देख पार्टी का ऑर्गेनाइजर अकरम वहां पहुंच चुका था। क्या हो रहा है यहाँ? अकरम सर, देखिए ना इस आदमी को। ये क्रिमिनल है, जबरदस्ती अपनी पार्टी में घुसाया। इधर आओ। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? Actually, ये मेरे पति है। अकरम को अनन्या की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तुम इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं हो। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चले जाओ यहाँ से। थैंक यू अकरम सर। अनन्या, तुम भी इससे दूर हो, साला गरीब कहीं का। रुको। अकरम भागते हुए अभिनव के पास गया और उसकी अंगूठी को देखने लगा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। अच्छा, चलो। अकरम ने कहा और अभिनव का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। अनन्या, देवेन, सनी और पार्टी में मौजूद बाकी लोग ये देख हैरान हो गए थे। कुछ देर बाद जब वो अकरम के कमरे में पहुंच गए तो अकरम ने दरवाजा बंद किया और अभिनव के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी ये अंगूठी देखना चाहता हूँ। क्यों? करो बात। मैं सिर्फ मांगने वाला नहीं हूँ, बस मुझे इसमें कुछ देखना है, प्लीज। टाइगर? टाइगर? अभिनव ने अकरम के मुंह से ये शब्द सुना तो वो हैरान हो गया। उसे अचानक से अपने पिता के वो आखिरी शब्द याद आ गए जो उन्होंने अभिनव से विदा लेते हुए कह दिए थे। लेकिन अभिनव हैरान था। उससे समझ नहीं आ रहा था कि अकरम ये सब कैसे जानता था। आखिरकार
मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया टाइगर। टाइगर? हाँ, पिछले 18 सालों से मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तुम हमारे टाइगर हो, हमारी हजारों करोड़ों की एम्पायर के वारिस, जिसे हम 3 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। मैं, तुम्हारे पापा संजय गढ़वाल और राणा अग्निहोत्री। वो देखो। इतना कहते ही अकरम ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया, जिसमें संजय, अकरम और राणा तीनों मौजूद थे। राणा को देख अभिनव को झटका लगा। उसकी आंखों के सामने वो सपना फिर से हरा हो गया, जो वो हर सुबह देखकर उठता था। उस रात अभिनव के पिता को जिस आदमी ने गोली मारी थी वो राणा था। दोस्त होने के बावजूद राणा ने अभिनव के पिता के साथ गद्दारी की थी। अभिनव की आंखें चिंगारी सी लाल हो गई। क्या हुआ? तुम इतना गुस्से में क्यों? मैं ठीक हूँ। आप मुझे कुछ कहना चाहते थे? हाँ, तो मैं तुम्हें हमारी कंपनी द माफिया किंग के बारे में कुछ बताने वाला था, जिसे हम 3 दोस्तों ने मिलकर खड़ा किया था। द माफिया किंग, जिसके नाम से पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, इस देश का सबसे बड़ा आदमी भी कांपता था। लेकिन तुम्हारे पापा के जाने के बाद सब कुछ बिखर गया, और इस दौरान हमारे कई दुश्मन खड़े हो गए, जिसमें सबसे बड़ा दुश्मन है इकबाल शेखावत। वो तुम्हें कई सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ताकि तुम्हें मारकर वो हमारा नामो निशान खत्म कर देना चाहता है। फिलहाल द माफिया किंग का सारा काम राणा का बेटा मोंटी संभाल रहा है। अब तुम आ गए हो तो इस कंपनी की भाग दौड़ तुम संभालोगे। अपने पापा के काम को अब तुम्हें आगे बढ़ाना होगा टाइगर। ये सुनते ही अभिनव के कान खड़े हो गए थे। कल तक उसकी जेब में 100 रुपए भी नहीं थे, और आज अचानक वो हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक हो गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव अपने पिता की मौत का बदला ले पाएगा? कैसे एक डिलीवरी बॉय संभालेगा अपने पिता की हजारों करोड़ की कंपनी द माफिया किंग को?